Welcome to Open Owls Excellence, a great learning platform committed to excellence in education. Get social with us at excellence@openowls.in. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओपन ऑल्स एक्सलेंस। हम लोग आज इस वीडियो में टर्म फर्स्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्यूशन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक टोटल नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, यानी दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है इट मीन्स अगर दो लाइन पैरेलल है तो सबसे पहली बात कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। जब लाइन पैरेलल होते हैं नो सॉल्यूशन होता है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब लाइन कोइंसाइड कर जाते हैं तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 3x minus 2y equals to 5। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन, ये दो लाइन पैरेलल है जिसमें से फर्स्ट लाइन का इक्वेशन 3x minus 2y equals to 5 दिया हुआ है। सेकेंड लाइन का इक्वेशन बताना है ऑप्शन को देखकर। तो टोटल आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चुनना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसी के अंदर अगर दो लाइंस पैरेलल होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये दो लाइंस जब पैरेलल होते हैं तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। अगर ये c1 बाई c2 भी इक्वल्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो दोनों लाइंस क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से चलते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 होने के लिए मुझे क्या होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 7, ये 9x यानी 3x, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा। इट मीन्स अगर ये इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 3 जा 9x, बट 3 2 जा 6y, बाई क्या होगा 6y होना चाहिए, बट यहाँ 8y, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी -12x, इट मीन्स 3 में अगर -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा। तो इट मीन्स -2 में भी -4 मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो -2 में -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 होगा, लेकिन यहाँ -8y है तो ये भी गलत होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में भी -4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो -4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x और -2y इंटू -4 +8y, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो जो सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड लाइन का इक्वेशन होगा वो होगा -12x प्लस 8y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन, द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, यानी ऑर्डिनेट बताना है फोर्थ वर्टेक्स का। तो इसमें तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा x, y डिस्टेंस फार्मूला से, और जब डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे तो उसमें फिर x, y में ऑर्डिनेट को बता देना है। ठीक है, तो ये इजी आपको डिस्टेंस फार्मूला से पहले करना होगा, जैसे a, b, c एंड d, 3 वर्टिसेज दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट फोर्थ का आप लोग डिस्टेंस फार्मूला से x, y कंसीडर करके आप लोग निकाल सकते हैं। और जब ये आ जाएगा तो हमारा फोर्थ वर्टिसेज जब फाइंड हो जाएगा तो उसमें से ऑर्डिनेट हम लोग इजीली बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ट्रायंगल ABC
and triangle DEF, angle F equals to C, B equals to E, and AB equals to half of DE, then the two triangles are. क्या करता है, दो ट्रायंगल है A B C, ट्रायंगल D E F. अब इसमें एंगल F इक्वल्स टू एंगल C, यानी ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, B ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, और AB यानी ये जो है साइड DE का हाफ है, DE का हाफ है. तो साइड इक्वल नहीं है, साइड जो है DE का इसके कंपैरिजन में ये आधा है. तो इसमें दो एंगल्स इक्वल है. इट मीन्स ये ट्रायंगल्स जो होंगे सिमिलर होंगे, कन्ग्रुएंट नहीं होंगे. लेकिन अगर यही दोनों साइड भी अगर इक्वल होता तो ये ट्रायंगल्स क्या होता, कन्ग्रुएंस हो जाता, क्योंकि सिमिलर और कन्ग्रुएंस में अंतर है. कन्ग्रुएंस मतलब वो सिमिलर भी होगा और प्लस इक्वल भी होगा. जैसे कन्ग्रुएंस का क्या होता है, सिंबल से ही समझिए. कन्ग्रुएंस का मतलब सिमिलर होगा, एक जैसा होगा देखने में, और प्लस इक्वल भी होगा. यानी 6 पैरामीटर्स जो होते हैं, 3 साइड 3 एंगल्स, वो सब के सब दूसरे ट्रायंगल्स का इक्वल होगा कन्ग्रुएंस में. लेकिन सिमिलर में क्या होता है, सिर्फ सिमिलर होगा, इक्वल नहीं हो सकता है. तो जो कन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल वो हमेशा और हमेशा सिमिलर होंगे, बट जो सिमिलर दो ट्रायंगल्स होंगे वो हमेशा कन्ग्रुएंस हो, ये पॉसिबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो इसमें क्या दिया है, साइड इक्वल नहीं है. इट मीन्स ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, कन्ग्रुएंट नहीं है. तो सिमिलर बट नॉट कन्ग्रुएंट. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. चलिए फिगर बना लिया जाए. इट इज BAC, ABC, B राइट एंगल पे है. राइट एंगल कहाँ है, B के पास. अब साइन A इक्वल्स टू 7/25, यानी जब ये एंगल कंसीडर कर रहा है, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा. तो आपका वैल्यू पूछ रहा है cos C, यानी एंगल्स चेंज हो गया. इस एंगल्स के लिए cos थीटा. तो जब ये एंगल होगा तो ये साइड हमारा P हो जाएगा और ये साइड हमारा B हो जाएगा. H तो सेम रहेगा. तो cos C मतलब P अपॉन B अगर लिख रहे हैं, cos C इक्वल्स टू P अपॉन B, इट मीन्स जो वैल्यू दिया हुआ 7/25 उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा B/P. B/P यही तो होगा. तो cos C इक्वल्स टू B/P हो जाएगा. अब तो cos C का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए साइन C के अगर टर्म निकालें हम लोग, साइन A का P/B है, तो cos C का हो जाएगा हमारा, cos C मीन्स P अपॉन, सॉरी cos मीन्स होता है B अपॉन H होता है. तो इसके लिए जब cos C होगा तो B हमारा P होगा, तो P होगा क्योंकि B तो P है, और H तो यानी P/H, और P/H किसका होगा, A के अकॉर्डिंग साइन A का, ये तो होगा P/H साइन A का होगा. तो साइन यानी cos C इक्वल्स टू साइन A होगा. तो cos C का भी वैल्यू क्या होगा, 7/25. ठीक है, इसको फिर से देख लिया जाए. क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल जो है B के पास है. ये A हो गया, ये C हो गया. कहता है साइन A, यानी पहले में कंसीडर एंगल A है, तो साइन A जब एंगल A कंसीडर किया जाएगा तो उसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होंगे, ये बेस होंगे और ये हाइपोटेनस होंगे. ठीक है, तो साइन A 7/25 दिया हुआ है. तो आपसे पूछ रहा है cos C, यानी एंगल्स को चेंज किया है, एंगल C को कंसीडर किया. तो cos C मतलब अगर ये एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये वाला साइड जो बेस था वो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा. तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है B अपॉन H. तो cos C के लिए B क्या है, ये है,
जो कि पहले से p है, तो p अपॉन h लिखेंगे। h तो सेम होगा दोनों के लिए, cos के लिए भी, c के लिए भी और a के लिए भी। तो p अपॉन h, तो p अपॉन h किसका होता है? साइन थीटा का। तो यानी एंगल a में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन a। तो cos c इक्वल्स टू साइन a, तो इसका भी वैल्यू 7/25। अब क्वेश्चन नंबर 15, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी एक क्लॉक है जिसमें मिनट हैंड 84 सेंटीमीटर, यानी कहें तो ये रेडियस है, रेडियस इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 to 10:25, इट मीन्स 10:10 से 10:25 तक टोटल 15 मिनट। यानी कहें तो कुछ ऐसा फिगर, 15 मिनट, कहीं से भी 15 मिनट अगर ले तो कुछ ऐसा फिगर। तो 15 मिनट में मतलब क्या है? एक सर्कल का क्वाड्रांट है, एक सर्कल का क्वाड्रांट। और अगर डिस्टेंस निकालने बोल रहा है तो यानी सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सबसे पहले 2πr यानी एक कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड कर ले, और एक क्वाड्रांट में जस्ट इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जिसमें से रेडियस आपको कंसीडर करना है 84। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 84, और इसको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक, आपका जो आएगा वो आंसर होगा। सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 16, कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नाइदर एन एस नॉर अ स्पेड। यानी मुझे प्रोबेबिलिटी किसका बताना है कि वो ना ही एस हो और ना ही स्पेड हो। एस मतलब, एस मतलब उसको अगर देसी लैंग्वेज में कहें तो एक का। तो टोटल एस जो होता है कार्ड्स के अंदर 4 होते हैं, और स्पेड, स्पेड की संख्या टोटल 13 होती है। लेकिन मुझे इसका प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी इसके ना होने की चाहिए। तो अगर इसके प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लें तो प्रोबेबिलिटी का, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 17/52। इसके होने की, इस इवेंट की यानी एस और स्पेड की होने की प्रोबेबिलिटी 17/52 है। लेकिन मुझे चाहिए नाइदर, मीन्स इसके ना होने की। तो जस्ट 1 माइनस 17/52 करेंगे तो ये आ जाएगा 35/52। तो 35/52 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, यानी कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 7, 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? कहता है कि सबसे पहले वो तीनों एक साथ 12 नून में बजी है, तो अगला टाइम क्या होगा कि तीनों एक साथ बजेगा। तो सिंपल सा है, इसका आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए कितना मिनट, और उसके बाद ये इसमें ऐड कर दीजिए। तो 20, 25 एंड 30 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग, और इसका समथिंग आ जाएगा 2, 2 जा 4, 5 एंड 3, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 100 300, यानी 300 मिनट। 300 मिनट मीन्स 5 आवर्स। टोटल इसका एलसीएम आ गया 300 मिनट। 300 मिनट्स मीन्स 5 आवर्स, यानी 12 नून से 5 घंटे बाद कितना बजेगा? 5 o'clock इवनिंग बजे होगी। तो उस टाइम क्या होगा, ये तीनों बेल फिर से एक साथ बीप करेगी। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोज आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा आर गिवन एज 5 एंड सम ऑफ हो जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 8। आपको इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन होता है समथिंग ऐसा,
के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो k इज अ कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाएगा -8x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज गिवन एज 5। तो आपका इक्वेशन जो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट्स A and B lie on a circle with center O. इट मीन्स ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। सेंटर आपका एक सर्कल का दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3 और दो पॉइंट है A एंड B जिसका कोऑर्डिनेट -1, y एंड B का कोऑर्डिनेट 5, 7 दिया हुआ है। तो आपका y का वैल्यूज फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे। क्यों? अगर A एंड B अगर सर्कल पे लाई कर रहा है, इट मीन्स सेंटर से दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस बोल सकते हैं। यानी सेंटर से पॉइंट A का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा। उसी तरीके से सेंटर से पॉइंट B का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? रेडियस होगा। और एक सर्कल का रेडियस हमेशा और हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट यानी इक्वल होता है। तो इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लिख करके दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, तो उससे हमारा इक्वेशन जो बनेगा उससे वेरिएबल्स वैल्यू यानी y जो है उसका एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यानी y आप इसमें निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक टर्म में आएगा। जब क्वाड्रेटिक टर्म में आएगा इट मीन्स y का वैल्यू 2 आएगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इट मीन्स हमारा वैल्यू y का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है, बहुत इजीएस्ट मेथड है जो इसके द्वारा आप y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज गिवन एज गिवन दैट sec थीटा इक्वल्स टू √2, यानी 1 cos थीटा इक्वल्स टू गिवन एज √2। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। theta equals to 45 degree. When you put theta equals to 45 degree, cos theta will be equals to 1/√2 and 1/√2 will equals to √2. So I have find, हमने क्या किया? थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिए। थीटा का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आया तो बस इस इक्वेशन में जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है उसमें थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। जब tan थीटा यानी tan 45 का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 + 1 अपॉन sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, क्योंकि एट 45 डिग्री sin थीटा एंड cos थीटा बोथ आर इक्वल होता है। तो 1 + 1 = 2 अपॉन 1/√2। ये √2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इजी था। थीटा का वैल्यू जस्ट फाइंड कर लिए, और ये थीटा का वैल्यू आप जब प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन किए रहेंगे तभी आप तुरंत एज्यूम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री और जस्ट थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, हमारा वैल्यू आ गया 2/√2। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 3 जो होगा उसमें 21 to 30 हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू।